अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज़ाद जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के इंतखाबात की पोलिंग अब कल होने जा रही है। इस मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार हैं, जबकि महाजरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए अमले को इंतखाबी सामान जो है वो तकसीम हो चुका है। हुकाम के मुताबिक कल सुबह जो है वो पोलिंग का आगाज होगा और सामान की तकसीम के बाद पोलिंग का अमला जो है वो अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल लेगा। लेकिन इन इंतखाबात के हवाले से जो मेन मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में ही जो है वो उसकी तवक्को की जा रही है। लेकिन इलेक्शन कश्मीर का है और इसकी जो गूंज है वो पाकिस्तान की सियासत में भी जो है वो खासी सुनाई दे रही है। खास तौर पर जो दो जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, इनके दरमियान जो बयानात का तबादला हुआ उससे ऐसा लगता है कि जो सियासी दर्जा हरारत जो दोनों सियासी इत्तेहादी हैं उनके दरमियान बढ़ गया। फिर कश्मीर की सियासत से मुताल्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा बात होती रही। वफाकी वज़रा के बयानात के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतराज़ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उस हवाले से कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि रावलाकोट के जो लोग हैं वो कश्मीरी नहीं। आज भी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के जो है वो नारे लग रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में एक जलसे से खिताब किया और कहा कि मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं वो खत्म नहीं होने देंगे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि एक्शन कमेटी वाले मशकूक और फॉरेन फंडिंग पर चल रहे हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि फौज हमारी रेड लाइन है और सोशल मीडिया पर अपने जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है। लेकिन जो कश्मीर के इंतखाबात हैं उसके साथ ही पाकिस्तान की सियासत में जो है वो नए सूबों और इंतजामी मामलात को बेहतर करने के हवाले से भी एक डिबेट जो है वो चल निकली। सबसे पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान आया जिन्होंने कहा कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है। अब उनके बयान पर बहस हो रही थी तो उसी दौरान गुज़िश्ता रोज जो DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर उनसे सवाल हुआ, वहां पर भी गुड गवर्नेंस का जो है वो तस्करा हो गया। और उसी हवाले से अब सियासी हलकों में ये बहस है कि क्या वाकई मुल्क को नए सूबों की ज़रूरत है। फिर यह भी सवाल है कि गुड गवर्नेंस जो है वो क्या बेहतर अभी इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है गवर्नेंस की उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम के तमाम इशूज़ जो हैं वो मुल्क की सियासत के साथ ऐसा लगता है कि ये मामला कश्मीर के इलेक्शन से शुरू हुए थे और मुल्क की सियासत तक पहुंच गए और फिर दोनों जो बड़ी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके दरमियान भी कहीं ना कहीं ये इश्यूज इस वक्त असरअंदाज हो रहे हैं। सबसे पहले जो है वो प्रोग्राम में इसी हवाले से बात होगी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब सबसे पहले तो ये जो सूबों के हवाले से बहस है, आज सोशल मीडिया पर भी मैंने आपका बयान भी इस हवाले से जो है देखा। क्या नए सूबे बनाने से आपको वाकई लगता है इंतजामी मामलात में किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए? लेकिन कुछ लोगों का तो बहुत जोर है जैसे नए सूबे बनाने से बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। जी, मैंने तो अपनी जो जाती राय है, मेरी जमात भी वैसे असूली तौर पे नए सूबों के मुखालिफ नहीं है, लेकिन हमारा हमेशा से ये नुक्ता रहा है कि जो भी मंतकी बुनियाद होगी, ये जो कहना कि जी सिर्फ पंजाब को काट दें और बाकी सब ठीक है, इससे हम बिल्कुल इसको मुस्तरद करते हैं। मंतकी बुनियाद, अब ये फैसला जो है वो बैठ के मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं और सियासतदान है बैठ के फैसला करें कि क्या जो है वो जो इंतजामी यूनिट है वो 2 करोड़ पे शहरियों पर होगा, 3 करोड़ पर होगा, 5 पर होगा। तो जिसका भी वो फैसला करें फिर उसका इतलाक सब सूबों पर होगा। अगर हम ये फैसला करते हैं कि जी 1 करोड़ इज द बेसिक यूनिट जिसके ऊपर एक यूनिट होना चाहिए, तो फिर तमाम सूबों पे उसका इतलाक होगा और वो तमाम सूबे। तो ये जो है हमें जो बुनियाद है वो दुरुस्त करनी है मंतकी तौर पे। दूसरा ये है कि इसमें बहुत संजीदगी से सोचना है कि वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज नए सूबे हैं। तो अगर तो जिसे हम कहते हैं ये बैड गवर्नेंस, ये बड़ी एक मुबहम फ्रेज है, इसको भी हमें डिफाइन करना होगा। आप जैसे लोग हमें गाइड करेंगे रहमान साहब कि ये जो है वो गुड गवर्नेंस कैसी होती है, इसका क्या मतलब है। क्योंकि ये बस सिर्फ कह देना कि जी हुकूमत जो है वो ठीक नहीं चल रही, ये भी दुरुस्त नहीं है। और
मेरी नजर में, जिसकी मेरी राय जो मैंने आज दी भी सोशल मीडिया पे, कि अगर आप सिर्फ आजाद जम्मू कश्मीर को देख लें जो कि 45 लाख की आबादी है और मेरे जिले गुजरांवाला से कम आबादी है, उसमें तमाम जो गवर्नेंस के जो मैकेनिज्म्स हैं वो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट है, एक पूरी असेंबली है, सदर है, वजीर आजम है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ये इन तमाम जो स्ट्रक्चर की मौजूदगी में जो एजेके है वो बेटर गवर्नड है बाकी पाकिस्तान से? ये बात दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा और पाकिस्तान में जो सारा कुछ है वो एक्चुअली फर्क है कि जितना बड़ा सूबा है उसकी उतनी बेहतर गवर्नेंस है। तो लिहाजा हमें इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर करना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने राइट, हाँ, और अभी बीमारी की तशखीस बाकी है। हाँ, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये डिबेट भी नई नहीं है, ये इस पर बहुत पहले मुझे लगता है मुशर्रफ साहब के दौर में भी जो है वो बात हुई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसके बाद भी जो है वो इस पर बात होती रही। लेकिन जनरल फीलिंग ये है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है वो डिलीवर नहीं कर रहा, एक जो है वो डिससेटिस्फैक्शन है। तो आपको लगता है कि ये जो सिस्टम अभी है एज ऑफ नाउ ये डिलीवर नहीं कर पा रहा? देखिए, मैं आपको ग्रास रूट्स की बात बता सकता हूं कि मैं अपने हल्के में गुजरांवाला में जब जाता हूं तो सबसे बड़ी जो वोटरों का मुतालबा है मेरे से, वो पंजाबी जबान में मुझे कहते हैं कि जी खुर्रम साहब महंगाई घटाओ, दैट्स इट। यानी ये उनका मुतालबा ये है कि जो कीमतें हैं उन चीजों की जो हर शख्स को किचन आइटम्स चाहिए या बिजली का बिल है या जो भी, वो चाहते हैं कि उसकी कीमत कम हो। अब ये गवर्नेंस का सवाल इनडायरेक्ट सवाल है, इकोनॉमिक गवर्नेंस का सवाल है, ये लोकल गवर्नेंस का या सूबों का सवाल नहीं है। तो इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड जो पाकिस्तानियों की है वो यही है कि जी जो अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं, बिजली की, पेट्रोल की, हुकूमत उसको मैनेज करे। अब क्या नए सूबों से ये हम बेहतर हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये नए सूबों से हमें जो है उसको, लेकिन दूसरी तरफ जो सवाल ये है, सबसे आम मुद्दा ये है कि नए सूबों का कि सर्विस डिलीवरी इज द मेन थिंग, कि सर्विस डिलीवरी जो है वो नए इंतजामी यूनिट बनाने से बेहतर हो जाएगी। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन सर्विस डिलीवरी का जो बेहतरीन तरीका है मेरी नजर में, इस पे खैर बहस हो सकती है, वो ये है कि पाकिस्तान में मजबूत कानूनी और मालियाती बुनियाद फराहम की जाए लोकल गवर्नमेंट्स को। अब ये एक ऐसा इशू है जो मेरी नजर में अब मजीद डिले नहीं हो सकता, इसको फौरी तौर पर हमें लेकर आना है। और जिस तरह सूबों को एक उनका जो हक है नेशनल फाइनेंस कमीशन में उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, इसी तरह अब वक्त आ गया कि सूबे भी इस पर जो है वो एक्शन करें कि पाकिस्तान के हर जिले को उसकी आबादी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पे एक मिनिमम अमाउंट जो हर पाकिस्तानी का जो हक है वो हर जिले को मिलना चाहिए, बजाय ये कि वो एक रैंडम सोच के तहत जो उनके मुख्तलिफ एडीपीज बनते हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्लान बनता है। तो ये यहाँ जो है मेरे ख्याल में जो मुकामी हुकूमतों वाला जो चैप्टर है वो ज्यादा बेहतर होगा कि हम पाकिस्तान की आवाम को बेहतर डिलीवरी दे सकें। लेकिन जो आपके सबसे बड़ी पीएमएलएन के जो इस वक्त सियासी इत्तेहादी हैं वो पीपल्स पार्टी, और ऐसा लगता है कि उसके साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप से जो है वो एक टेंस्ड रिलेशनशिप में जो है वो सूरत हाल बदल चुकी है। आपको इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है? जी देखिए, जब भी इंतखाबात होंगे और ये हम जो दो जमातें हैं जो अब 2022 में पहली दफा कोalition में आई या फिर कोalition में है, तो इंतखाबात में हमेशा इस किस्म की जो तनाव है वो बढ़ जाता है। अगर आपको याद हो कि जब आम इंतखाबात थे 2024 के, उसमें भी बड़ी तुंदो तेज तकरीरें हुई थी, लेकिन फिर दोनों जमातों ने मिलकर चलने का फैसला किया और जब तक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर पे मौजूद हैं, ये दोनों जमातें साथ चलेंगी। अच्छा, तो आपको लगता है ये कोई इतनी टेंशन वाली बात जो है वो नहीं है और पीपल्स पार्टी हुकूमत का या सिस्टम का हिस्सा ही रहेगी? जी, सियासी गर्मा गर्मी इंतखाबात में होती है, इख्तलाफ होता है,
क्योंकि हमने अब वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करना होता है और हमें जो है उनको बताना होता है। अब एक दूसरे को डिफरेंशिएट भी करना होता है कि जी हम एक फर्क जमात है, हमारी पॉलिसी फर्क है। लेकिन फंडामेंटल जो आई थिंक इश्यूज हैं, जिसमें बुनियाद ये है कि हमें पाकिस्तान का जो इस वक्त का निज़ाम है उसको एक और पूरी टर्म पार्लियामेंट की करनी है, उसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं। और अब इस दफा तो थोड़ा ज्यादा तल्ख बातें भी हो गई। उन्होंने तो सिर्फ कश्मीर के इलेक्शन के बजाय उन्होंने पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस जो पिछले इंतखाबात हुए थे उस पर भी सवाल उठा दिया। तो उसको किस तरह से देखते हैं? उसमें भी देयर इज नथिंग सीरियस इन दैट? शायद जो है वो नहीं, ये एक पहली बात यह है कि अभी बजट पर जो बहस हुई उसमें बड़ी सख्त तकारीर हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन बजट जो है वो पास उन्होंने उस पर वोट दिया। लेकिन जो ज्यादा इस वसी गुफ्तगू हुई है वो यही है कि मुस्लिम लीग नून को भी सियासी तौर पे और इबलाग में जो कम्युनिकेशन है ज्यादा मुतहरक और पॉइंटेड होना पड़ेगा ताकि हम आगे चल सकें। लेकिन फिलहाल जो है जो हमें नजर आ रहा है, लॉजिक यही कहता है कि ये जो हुकूमत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और चारों सूबाई हुकूमतें जो है वो कायम रहेंगी और अपनी टर्म पूरी करेंगी। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे इन इश्यूज के ऊपर। अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कश्मीर की सियासत, इंतखाबात का दूसरा मरहला और मुल्की सियासत में जो गर्मा गर्मी है, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात करने के लिए पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। राजा साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। राजा साहब, कश्मीर के हवाले से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिनका चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इजहार किया, उसके बाद कुछ मुलाकातें हुई, राब्ते हुए, तो जो माहौल है जो पीएमएलएन के साथ वो को बेहतर हुआ है? आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो कुछ एड्रेस हुए हैं? जी, मैं समझता हूँ कि रहमान साहब वो एक हमारी सीरियस उस पे रिजर्वेशंस थी, फिर जो हमारे साथ जो सबूत है वो लेकर हम पब्लिकली भी आए और अपने दोस्तों पीएमएलएन के दोस्तों के साथ भी शेयर किए। इलेक्शन कमिश्नर साहब के भी वो सामने रखे। तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि फिर मैं इस ख्याल है कि पीएमएलएन की लीडरशिप ने उस पर यह इनिशिएटिव लिया और एक कमेटी तश्कील दी और हमारी तरफ से भी सह रुकनी कमेटी जो है ये 4 लोगों की वो मुजफ्फराबाद में मिले हैं 2-3 दफा। इस दफा शायद आज भी उनकी मीटिंग हुई है। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो ठोस शवाहिद थे कि जिन हलकों में ज्यादती हुई है उसका अजाला किया जाए, ताकि एक कल के जो इंतखाबात हैं वो एक जज्बे के साथ आए, इस सोच के साथ आगे बढ़े कि फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन होंगे और लोगों को मर्जी के मुताबिक अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करने का मौका मिलेगा, ताकि उस के नतीजे में जो असेंबली मार्ज वजूद में आती है वो कश्मीर के लोगों की हकीकी मानों में जो है वो नुमाइंदा हो और उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनके ज़रियात का ख्याल रखे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और वो उनकी आवाज़ बन सके। राइट। और राज साहब, मुल्की सियासत में इस वक्त इंतजामी ढांचे की तब्दीली, नए सूबों की बात हो रही है। इस पर पीपल्स पार्टी का कुछ मौक़िफ़ भी तो आ चुका है, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई इस वक्त ज़रूरत है इस इंतजामी ढांचे को तब्दील करने की या फिर नए सूबों की? देखिए रहमान साहब, असल में तो ये बात है कि जब तक के कोई सारा खाका सामने नहीं लाया जाता, एक चीज सामने आए, कोई ठोस जो है वो एक उसका हल सामने आए और उसमें क्या फायदा है और कितना फायदा है और उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, और ये सारी चीजें सामने रखकर ही कोई उस पर कमेंट किए जा सकते हैं। अभी तो एक मैं समझता हूँ कि एक ख्याल है, उस पर बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कोई अमली शक्ल में चीज सामने नहीं आती कि एग्जैक्टली किस तरह होगा और उसके क्या असरात मुरतब होंगे हमारे माशरे पर, हमारे मुल्क में,
तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो जी। चीज मुल्क के लिए अच्छी है वो करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि तमाम अच्छा। स्टेक होल्डर्स को, तमाम लोगों को, पार्लियामान को, सूबाई असेंबलियों को, सबको जो है वो कॉन्फिडेंस में लेकर ही हम, और अब इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि कोई सिर्फ एक बात है ना कि ऐसे हो जाना चाहिए, इस तरह होने के क्या फायदे हैं, जी। इसमें क्या मुज़म्मरात हैं, ये सब का जो है वो बारीकी के साथ जायजा लेना पड़ेगा। और एक बात सामने आई है, हमारे वजीर दाखिला साहब ने की है, तो ठीक है, उसको जो है उस पर गौर फिक्र होना चाहिए, और उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम असेंबलीज, तमाम पार्लियामान, और इनको बैठकर ठंडे दिल से उस पर गौर फिक्र करना चाहिए। जो चीज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो उसको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। जहां पर कोई नुकसान का इस्तेमाल हो या मुश्किलात का हो या कोई उसमें और इस किस्म के मामलात हो जिससे कोई, मैं समझता हूँ कि एक और पंडोरा बाग खुलने का खदशा हो, तो उस पर फिर गौर खौस करना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि किसी को अच्छा अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक सिर्फ इस नुक्ता नजर से और इस अंदाज से बैठना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं जो पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर हो। अच्छा, लेकिन इसमें राज साहब जो एक इसी से जुड़ी बहस है वो कल डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुई, और वो गुड गवर्नेंस के हवाले से है। तो आपको भी लगता है ये गुड गवर्नेंस की हमें जरूरत है मुल्क को इस वक्त? देखिए, गुड गवर्नेंस की तो हमेशा जरूरत रहती है, हमेशा रहेगी। ये तो एक ऐसा वो है ना, ये एक टर्म है जो बड़ी रिलेटिव टर्म है, और इसको ये तो कोई बंदा झुकला नहीं सकता। गुड गवर्नेंस तो वो इसके बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसके बगैर आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, इसके बगैर आपको इस्तेकाम नहीं आ सकता, अपनी इकोनॉमी को नहीं बेहतर कर सकते। अपने निज़ाम को जितने अच्छे अंदाज से आप चलाएंगे, जितनी गुड गवर्नेंस से चलाएंगे, उतना ही जो है उसके असरात मुरतब होंगे, उसी से मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि ये तो एक इंटरनेशनल ट्रुथ है, जैसे सुबह और रात की बात है कि जहां जहां गुड गवर्नेंस बेहतर होती है वहां हालात बेहतर होते हैं, वहां मुल्क तरक्की करता है, वहां आम आदमी की जिंदगी पर बेहतर असरात मुरतब होते हैं। लेकिन जो राय साहब जो सिस्टमैटिक चेंजेस की बात हो रही है वो तो उसका ताल्लुक तो सिस्टम की डिलीवरी से है, तो आपको लगता है कि उसके लिए कुछ तब्दीली लाने की इस वक्त जो है वो जरूरत है? देखिए, मैं तो हमेशा बड़ा ओपन जहन से ये सोचता हूँ, और हमारी पार्टी में भी ये है कि भाई देखें, कोई भी बात आती है तो उसको आप उसका तजिया करें सही तरीके से। ये ना सोचें कि भाई अगर आपका कोई मुखालिफ बात कर रहा है तो आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दें, ऐसा तो नहीं होता ना, हमारी पार्टी करती है। हम यही सोचते हैं कि उसको बैठ के ठंडे दिल पर उस पर गौर करें, अगर अच्छी बात है तो जरूर अडॉप्ट करें, और अगर अच्छी बात नहीं है तो आप अपना उसके काउंटर आर्गूमेंट दें कि नहीं जनाब, हमें ये खदशात है, अगर ये होगा तो उसके ये नुकसान होते हैं, उसका अगर ये होगा तो ये फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक पूरी कौम को एक बहस में उलझाने के बजाय एक जो है वो एक स्पेसिफिक अगर कोई पॉइंट है और मखसूस पॉइंट है तो उस पर बताना चाहिए कि उसके ये हमारे ख्याल में ये फवायद हैं, और इससे करके हम बेहतरी ला सकते हैं। तो फिर मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा जो है वो आपको पता है कि एक मुख्तलिफ आप हैं, मीडिया के लोग हैं उसमें, इनका भी एक स्टेक होता है, वो उनकी इनपुट आती है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि सिविल सोसाइटी की इनपुट उसमें आती है, हमारे जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, टेक्नोक्रेट हैं, उनकी एक्सपर्ट्स आती है, लेकिन जो पॉलिटिकल विजडम रखने वाले लोग हैं उनकी इनपुट भी आनी चाहिए, खाए वो किसी सियासी जमात से उनसे का तल्लुक हो। तो फिर इस सब को एनालाइज करने के बाद, इसको सम अप करने के बाद बिल्कुल सिर्फ एक नुक्ता सामने रख के पाकिस्तान के मफाद में क्या है, बस बाकी छोड़ दें। अच्छा, ठीक है। लेकिन राज साहब, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस वक्त रिलेशनशिप है, वो आप इत्तेहादी तो हैं, क्या उसमें वाकई कोई टेंशन आ गई है या दरार आ गई है, जो लफ्ज ख्वाजा आसिफ ने इस्तेमाल किया, या फिर इसको एक इंतखाबी तनाजुर में जो है वो इस सारी चीज को जो है वो देखना चाहिए? सवाल इस वजह से क्योंकि बहुत करीब से आप सारे मामलात को देखते भी हैं, इसमें इन्वॉल्व भी हैं, तो कितना सीरियस है ये?
रहमान साहब देखिए, बुनियादी तौर पर हम दो मुख्तलिफ जमातें हैं, हम मुतहारब भी रहे हैं, हमारी तारीख है कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। तो जब इंसान के जब एक पार्टी दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती है, एक बंदा दूसरे बंदे के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है, तो हत्तल मकदूर दोनों तरफ से ये कोशिश होती है कि हम कामयाब हों और दूसरे को हम शिकस्त से दो चार करें। एक की शिकस्त दूसरे की फतह है, ठीक, एक की नाकामी दूसरे की कामयाबी है। तो ये एक निज़ाम है जो सामने रहता है हमेशा दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। तो मैं समझता हूँ कि इंतखाब जो है वो बुनियादी एक जो है ना वो रसाकशी का मैदान बनता है, जहाँ पे हमारी हर तल मकदूर कोशिश होती है कि हम ज्यादा सीटें लें, हमारे लोग कामयाब हों, और दूसरी जमात जो है उसको भी ये हक है, वो भी कोशिश करती है कि हमारे जो है वो उम्मीदवार जो है वो कामयाबी हासिल करे। तो उसमें अगर कोई किसी तरफ से जो ज्यादती होती है हमारे साथ हो या हमारी तरफ से उनके साथ हो, तो उसका फिर बरमला इजहार होता है और वो थोड़ा ज्यादा ऊंची आवाज में होता है, इसलिए कि वो आप एक किस्म के एक जंग के मैदान में होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जो है आप सफारा होते हैं। तो वहाँ आप फिर जो बात करते हैं तो वो फिर लाउडली करते हैं और बताते हैं कि नहीं भाई ये अभी। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहरहाल हम इत्तेहाद में हैं, वफाक में हम इत्तेहाद में हैं, सूबों में भी हमारी कोऑपरेशन है, और ये कोऑपरेशन और ये इत्तेहाद जो है ये भी हमारा तो क्लेम ये है, उनका भी ये क्लेम है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की खातिर है, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की खातिर है। जैसे आज भी मैं सुन रहा था कि सारी जमातें इकट्ठी होकर मुल्क को गर्दाब से निकालें, तो ये एक ऐसी बात है कि जिससे कोई इनकार तो नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा आवाज लगाता है कि आओ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें, आओ पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करें, आओ पाकिस्तान को मजबूत करें, आओ पाकिस्तान का दफा तकड़ा करें, कौन है जो कहेगा कि नहीं जी नहीं मैं तो मैं ये इसमें मैं आपको ठीक है, आप ये कह रहे हैं सारी ये कलेक्टिव एफर्ट ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा परवेज अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान और अमेरिका के दरमियान खित्ते की सूरत हाल अभी भी कशीदा है। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अलबत्ता ये कहा है कि ईरान हालिया जंग में कामयाबी हासिल कर चुका है। उनके मुताबिक ये कामयाबी सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे कानूनी, सियासी और तारीखी सतह पर महफूज करना जो है वो नागुज़ीर हो गया है। उनका यह कहना था कि ईरानी अवाम और मुसल्लह अफवाज ने मुश्किल तरीन हालात में मुल्क का जो है वो दिफा किया। दूसरी तरफ आबना हुर्मुज़ के हवाले से भी इस वक्त जो है वो मुतज़ाद दावे हैं। अमेरिका का यह कहना है कि आबना हुर्मुज़ बदस्तूर बैन अल-अक़वामी जहाज़रानी के लिए खुली है, जबकि ईरान की तरफ से मुसलसल इस हवाले से वार्निंग दी जा रही है। एक और अहम खबर जो है वो अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान के खिलाफ मुमकिना तौर पर नई कार्रवाइयों की जो है वो हिदायत दे दी हैं। और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल जो ईरान की तवानाई की तनसीबात हैं उनको निशाना बनाने की इस वक्त जो है वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं और ये कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है। जवाब में ईरान का ये कहना है कि जो है वो पहले की तरह जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा हमला होता है तो उस हमले के नताइज भी संगीन होंगे। ये जो सूरत हाल है इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान के साबिक सीनियर सिफारतकार ज़मीर अकरम साहब जो है वो इस वक्त में मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। ज़मीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़मीर अकरम साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन है, ऐसा लगता है जंग लंबी होती जा रही है, लेकिन मेन इशू आबनाए हुर्मुज़ का है। क्या आपको लगता है कि वाकई इस वक्त या मौजूदा सूरत हाल में किसी भी एग्रीमेंट पर पहुंचना आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से वो इस वक्त बहुत मुश्किल है और कोई उसका हल नहीं है? जी बिस्मिल्लाह। देखिए इसमें आप बिल्कुल सही आपने फरमाया कि ये जंग बढ़ती जा रही है और इसका कोई खात्मे हल नहीं निकल रहा। उसके साथ साथ ये जंग फैल भी रही है क्योंकि अब सऊदी अरेबिया भी इसमें उसके खिलाफ भी हमले हुए हैं, मिस्र के खिलाफ भी हमले हुए हैं और दूसरी एरियाज में भी ये मसला बढ़ता जा रहा है। हुतीज इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, रेड सी के तरफ भी वहाँ पे मिसाइल अटैक्स हुए हैं। तो अब ये है कि दोनों तरफ जो हरीफ हैं इन पर मुनसर है कि ये किस वक्त
तैयार होंगे कोई हल निकालने के लिए। मेरा अपना ख्याल है कि जी। ये दोनों तरफ, जो हार्डलाइनर्स आप कह लें उनको, या जो लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट को, या वो लोग जो चाहते हैं कि कोई ऐसा हल निकले जिससे वो ये साबित कर सकें कि वो ये जंग जीत गए हैं। तो ये वजूहात हैं जिसकी ठीक। वजह से मेरे ख्याल में ये मसला अभी तक चल रहा है। हालांकि जो मेमोरेंडम साइन किया था सबने, उसमें तो ये वाज़ेह था कि अपना हुर्मुज़ और दूसरे दीगर मसाइल, मसलन ईरान का जौहरी प्रोग्राम, इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी और डायलॉग के जरिए इन मसलों को हल किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ठीक है। डायलॉग के तरफ दोनों तरफ से कोई पेशरफ नहीं हो रही। तो हमारा जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान और दूसरे कतर और दूसरे ममालिक जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, हमने तो यही बात जाके दोनों तरफ की है कि आपको बैठ के इन सारे मसाइल का हल निकालना है डायलॉग के थ्रू। और ये जो एक्सचेंज ऑफ हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, एयर अटैक्स हो रहे हैं, इनसे मसले और पेचीदा हो गए हैं और मजीद पेचीदा होंगे। तो बेहतर यही है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सऊदी अरब की शमूलियत अब इस सारे मामले पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है? ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अब तक सऊदी अरेबिया ने इस जंग में शामिल होने से इनकार किया था, और उन पर जब हमले भी हुए थे उस वक्त भी हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि जी आप इस जंग में ना आए, और उन्होंने हमारे कहने पर रिस्ट्रेंट डेमोन्स्ट्रेट किया। लेकिन अब ये हो रहा है कि ईरान के अलावा ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं आप कह लें, या एलाइज हैं, जिस तरह हुतीज हैं, उन्होंने सऊदी शिपिंग और सऊदी बाब अल मंदब के तरफ मिसाइल अटैक्स किए हैं, और सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज पर भी हमले हुए हैं। इस वजह से मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया का हक बनता है कि वो अपना दिफा करे और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। और ये जो उन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई है, इसकी तरफ से इसको इस्तेमाल करते हुए उनकी कोशिश ये है कि कुछ दबाव बढ़ाया जाए ईरान पे कि इन किस्म के हमलों को बंद किया जाए। क्योंकि ईरान का कोई शक नहीं है कि ईरान का इन्फ्लुएंस है, हुतीज पर भी है, और इराक में जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ हमले किए हैं उन पर भी है। तो रिस्ट्रेंट सऊदी अरेबिया ने जो डेमोन्स्ट्रेट किया था उसका एक लिमिट है, उसकी एक हद है, और उससे जो सऊदी अरेबिया के ऊपर जो हमले हुए हैं उनका हक बनता है कि ये जवाब दें इन हमलों का। बहुत शुक्रिया ज़मीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रॉड पीक पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वहाँ पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद जो लापता होने वाले कोपैमा हैं उनकी तलाश के लिए इमदादी टीमों ने कार्रवाइयाँ जो है वो वहाँ पर जारी हैं। ख़राब मौसम, शदीद सर्दी और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते जो है वो रेस्क्यू कार्रवाइयों को मुसलसल मुश्किल बना रहे हैं। ये जो वाक़या था वो जुमेरात के रोज़ पेश आया था, जब दुनिया के मारूफ बरतानवी निजात नेपाली कोपैमा निर्मल पुरजा की क़यादत में एक 10 रुकनी बैनुल अक़वामी टीम जो है वो 8047 मीटर
बुलंद ब्रॉड पीक को सर करने की मुहिम पर थी। हुकाम के मुताबिक टीम जो है वो 6000 मीटर की बुलंदी पर पहुंची थी कि उस वक्त जो है वो एक एवलांच जो है वो उन पर आ गिरा और इस वाक़े के बाद मुहिम से राब्ता मुनक़ता हो गया। इस वक्त इनकी तलाश के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, इस रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के हवाले से ताज़ा तरीन जो है वो अपडेट जो है वो क्या है? सदर एल्पाइन क्लब मेजर जनरल रिटायर्ड इरफान अरशद साहब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। इरफान साहब, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। इरफान साहब, सबसे पहले तो ये जो ऑपरेशन है उस हवाले से अभी इस वक्त की जो अपडेट है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कोशिश क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए कि कितनी बॉडीज को जो है वो अभी तक रिकवर करा लिया गया है, तो लेटेस्ट क्या है? Thank you very much, Rahman Azhar Saab. Thank you for giving this prelude. I think पहले मैं छोटी सी correction कर दूं. All of them were not from the same expedition, all from different expeditions. There were around 4 expeditions, जिसमें एक तो नेम्स का अपना था expedition, उसमें एक जो है हमारे सुहेल सखी थे, उनके साथ अमेरिकन क्लाइमर थी, और इसी तरह से 2 डिफरेंट एक्सपीडिशन से टोटल 10 मेंबर्स, 6 them जो है वो नेपाली है, और बट वन ऑफ देम द मोस्ट वेल नोन पर्सन इन द क्लाइंबिंग वर्ल्ड नेम्स दाई, और बाकी जो 5 शर्पाज हैं दे आर आल्सो वेरी एक्सपीरियंस्ड, और उनमें से वन ऑफ देम was there in Pakistan on K2 winter as well. So yesterday हमारी जो rescue activities हुई हैं उसमें we recovered 2 dead bodies और एक तीसरे क्लाइमर की हमें amputated leg मिली थी, और अच्छा again ground rescue efforts शुरू हुई, और then later on joined by the Army Aviation's rescue helicopters as well. And they tried to spot very closely those locations जहाँ पे possibly हो सकते थे। कल एक ड्रोन फुटेज आई थी जिसमें से कुछ न कुछ जो है वो उनकी लीड्स मिल रही थी। तो टुडे जब उन जगहों को दोबारा एक्सप्लोर किया गया, बिकॉज कल के बाद कुछ नई न्यू एवलांचेस आई हैं which surfaced some equipment and those things। तो उसमें आज हमें 5 से 6 बॉडीज नजर आई हैं, और लोग उसको सोशल मीडिया पे बहुत गेस कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं। आई वुड अवॉइड दैट, आई वुड जस्ट नेम द वन जिसको हमने रिकवर। आज एक 4th बॉडी रिकवर हुई है, किली मेंबा शर्पा की, जिसको प्यार से लोग किलू करते ज्यादातर। और इस और ये जो बाकी इरफान साहब जो अभी जो निशानदेही हुई है वहां तक पहुंचने के लिए इस वक्त जो है वो क्या कोशिश की जा रही है, कंसिडरिंग वेदर कितना वक्त जो है वो लग सकता है, और फिर क्या जो है वो ये कहना दुरुस्त होगा कि अब इनके जो बचने की उम्मीद है वो बहुत कम रह गई है इन क्लाइंबर्स की? देखें, दे आर इन अ वेरी डिफिकल्ट एरिया, लेकिन वहां पे मैं आई वुड अवॉइड कंजेक्चर, और आई वुड नॉट डबल गेस और सिंगल गेस के वो जिंदा हैं या नहीं हैं। आवर एफर्ट्स वुड कंटिन्यू टिल द टाइम वी रिकवर ऑल ऑफ देम। लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टिल द टाइम वी डू नॉट फाइंड द डेड बॉडीज, और जिंदा या उनकी डेड बॉडीज, उस वक्त तक हम उनको मुर्दा मत डिक्लेयर करें, हम उनको मिसिंग क्लाइमर्स के तौर पे ही लें। ठीक। एंड वी आर ऑल आउट एफर्ट्स फॉर दैट, एंड उसमें लोकल हमारे क्लाइमर भी, हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइमर्स भी शामिल हैं, हमारे हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी इज ऑन द फोरफ्रंट ऑफ ऑल दिस। अच्छा, और जो है कोशिश इस वक्त क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन का जो टाइम फ्रेम है वो आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में या ऐसी सिचुएशन में ये कोशिशें कितनी देर तक जो है वो जारी रहती हैं? देखिए, टिल द टाइम वी डू नॉट फाइंड ऑल द बॉडीज, और हमें क्लैरिटी नहीं होती कि ये आइडेंटिफाई हो गए हैं और ये डेड हैं और ये बचे हुए हैं, उस वक्त तक हम इसको गिव अप नहीं करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ऑल्दो एरिया इज सो डिफिकल्ट, जिस एरिया में लास्ट डेड बॉडीज भी फाइंड आउट की हैं,
और जो ड्रोन फुटेज और हेली से जो हमें नजर आई है, दे आर ऑन एक्सट्रीम स्लोप्स एंड इन दी एक्सट्रीमली एवलांच प्रोन एरियाज। तो इस वजह से हमें जो है वो रेस्क्यू के जो है मुश्किलात जो है, चाहे वो हेली से हो या ग्राउंड टीम्स के जरिए हो, वो मुश्किल हैं थोड़ी सी, और उसको बड़े केयरफुली प्लान करना राइट, पड़ेगा। ठीक है, बहुत राइट, ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। इरफान अरशद खान हमारे साथ मौजूद थे, सदर एल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।